Hi bachcho, once again welcome on Vedantu Neat Made Easy and today we are going to discuss a very interesting topic जो कि है हमारा oogenesis. oogenesis यानी कि फॉर्मेशन ऑफ फीमेल गमीट. तो ये कैसे होता है इसको आज हम हमारे सेशन में बहुत क्विकली क्रिस्पली 10 मिनट्स में कवर अप करने की ट्राई करेंगे एंड मैं हूं आपकी अपनी अमृता मैम जो कि आपको इसको बहुत सिंप्लीफाइड तरीके से भी समझाने वाली है. So let's begin this session quickly. oogenesis का मतलब क्या होता है? तो oogenesis वर्ड से ही हम समझते हैं. वर्ड का मतलब होता है एग सेल रिस्पेक्टिव बात हो रही है, ठीक है, यानी कि हम यहाँ पर एग सेल के बारे में बात कर रहे हैं और जेनेसिस का मतलब होता है फॉर्मेशन, ठीक है. तो क्योंकि हम बात कर रहे हैं ह्यूमन रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अंदर से oogenesis की, हम लोग फीमेल गमीट यानी कि एग सेल का फॉर्मेशन कैसे होता है इस प्रोसेस को oogenesis में समझते हैं, ठीक है. तो आपको ये दिख रहा है oogenesis का पूरा डायग्राम जो कि आपकी एनसीईआरटी में भी दे रखा है, वेरी सिमिलर डायग्राम, ठीक है. पर आपको इस डायग्राम से इतने क्लैरिटी एकदम से नहीं आएगी, इसीलिए मैंने आप सब लोगों के लिए एक बहुत अच्छा डायग्राम बना के भी रखा है जिसकी हेल्प से हम इस टॉपिक को समझने वाले हैं. पर बच्चों बेसिक्स जान लेते हैं. oogenesis होता क्या होगा? oogenesis बेसिकली कहाँ होता होगा, ठीक है. तो फीमेल गमीट फॉर्मेशन होता है, ये तो हमें समझ में आ गया है. कहाँ होता है? ऑब्वियसली फीमेल के जो प्राइमरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स है, प्राइमरी सेक्स ऑर्गन्स है, यानी कि ओवरी. सो फीमेल बॉडी में वन पेयर ओवरी प्रेजेंट होती है. और oogenesis की प्रोसेस चालू कब होती होगी? जनरली लोगों को लगता है, बच्चों को लगता है कि ये प्यूबर्टी के समय पर चालू होती होगी, बिकॉज ये रिप्रोडक्टिव इवेंट की बिगिनिंग है, तो डेफिनेटली समवेयर प्यूबर्टी के समय चालू होती होगी. पर ऐसा नहीं है बच्चों. oogenesis स्पर्मेटोजेनेसिस से बहुत डिफरेंट है और ये तभी बिगिन हो जाता है जब फीमेल का बर्थ भी नहीं हुआ होता. यानी कि एक फीमेल जो कि फीटस फॉर्म में है अभी और अपनी मदर के वोम्ब में है, अभी उस फीमेल बेबी का बर्थ नहीं हुआ है, उसी समय पर बर्थ के भी पहले फीटल लाइफ में ही oogenesis की प्रोसेस चालू हो जाती है. तो वो कैसे होता है ये समझते हैं. लेकिन oogenesis की प्रोसेस चालू हो जाती है बर्थ के पहले, ये बात याद रखनी बहुत जरूरी है. और ये बात भी याद रखनी बहुत जरूरी है कि oogonia नाम के सेल्स जो कि एग सेल बना सकते हैं वो बर्थ के बाद एक भी नहीं बनते, ठीक है. इसका मतलब कि जिस दिन सारे के सारे oogonia या प्राइमरी फॉलिकल्स हमारे खत्म हो जाएंगे उस दिन इस प्रोसेस को रुकना भी होगा. और इसीलिए फीमेल्स की रिप्रोडक्टिव साइकिल जो रहती है वो मेनार्क से मेनोपॉज के बीच का ड्यूरेशन होता है. मेनार्क मतलब कि जस्ट बिगिनिंग ऑफ द मेंस्ट्रुअल साइकिल एंड मेनोपॉज यानी कि रुक जाना. मेनोपॉज जो है वो फीमेल्स में जनरली 50 साल की एज में आ जाता है और मेनार्क जो होता है यानी कि बिगिनिंग ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल वो अप्रोक्सीमेटली 10 से लेके 13 तक की एज में होता है, जो कि वेरिएबल हो सकता है इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल, ठीक है. तो बच्चों oogenesis में एग सेल का फॉर्मेशन हो रहा है और मैंने कहा oogonia बर्थ के बाद में ऐड नहीं होते हैं. ये सारे टर्म्स की टेक्निकलिटी को समझने के लिए हमें इस डायग्राम को देखना बहुत जरूरी होगा. सो राइट नाउ आपके सामने जो ये डायग्राम है ये मैंने आप लोग के लिए बना दिया सिंप्लीफाई करने के लिए. इसको लेबल नहीं किया है, साथ साथ में पढ़ाते पढ़ाते लेबल करती जाऊंगी. तो दिख क्या रहा है? ऑब्वियसली आप लोग मुझे बता देंगे कि मैम ये तो जो डायग्राम दिख रहा है ये डायग्राम है ह्यूमन ओवरी का, इजंट इट? ये डायग्राम है ह्यूमन ओवरी का. अच्छा, ओवरी के डायग्राम में ये ओवरी की जो सबसे आउटर मोस्ट लेयर दिख रही है, इस लेयर को हम लोग बोल देंगे जर्मिनल एपिथेलियम ऑफ ओवरी. लेकिन इसके नाम के बिल्कुल अगेंस्ट है ये, क्योंकि ये oogonia सेल्स नहीं बनाती. oogonia सेल्स फीमेल में आते कहां से हैं? इसके पीछे बहुत बड़ी थ्योरी होती है जो कि एनसीईआरटी के बाहर की बात है. एक्चुअली देखा जाए तो फीमेल्स की बॉडी में और मेल्स की बॉडी में जब हम लोग एम्ब्रियोनिक लाइफ में होते हैं या फीटल लाइफ में होते हैं तब कुछ एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन्स भी बनती है. उसमें एक योक सैक नाम की एक स्ट्रक्चर होती है जिसमें से कि कुछ सेल्स निकलते हैं और वो स्टेम सेल्स की तरह फंक्शन करते हैं. ये सेल्स योक सैक नाम के स्ट्रक्चर से निकल करके पहुंच जाते हैं ओवरी के पास और यही सेल्स oogonia बनाते हैं. यानी कि ओवरी की जर्मिनल एपिथेलियम का oogonia बनाने में कोई योगदान नहीं है. अब आप क्या देख पा रहे हैं ओवरी के स्ट्रक्चर में? आप देख पा रहे हैं कि इसका बाहरी हिस्से में काफी कुछ फॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर्स दिख रहे हैं
और अंदर का हिस्सा भी दिख रहा है आप लोगों को, ठीक है। तो ये जो पोर्शन है इसको हम लोग कॉर्टिकल एरिया, कॉर्टेक्स बोल सकते हैं, और ये जो हिस्सा है इसको हम लोग ओवरी का मेड्यूला पोर्शन बोल सकते हैं। मेड्यूला पोर्शन में क्या दिख रहा है? मेड्यूला पोर्शन में आपको दिख रहा है कि कुछ ब्लड वेसल्स प्रेजेंट है, ठीक है, कुछ ब्लड वेसल्स प्रेजेंट है और कुछ सेल्स प्रेजेंट है। ये सेल्स लूज सेल्स होते हैं और ये हिस्सा जो है यहाँ पर कोई भी फॉलिकल्स प्रेजेंट नहीं होते। पर बाहर की जो कॉर्टिकल एरिया है बच्चों, यहाँ पर काफी सारे फॉलिकल्स प्रेजेंट होते हैं, काफी सारे फॉलिकल्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, जो कि आपको फॉलिकल माने कि राउंड राउंड स्ट्रक्चर, अभी इतना ही समझो कि फॉलिकल माने कि राउंड राउंड स्ट्रक्चर्स काफी सारे प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। अब जब हमने बात करी कि फीमेल का बर्थ हुआ, तब जब किसी भी फीमेल का बर्थ होता है बच्चों, तो एट द टाइम ऑफ बर्थ के समय पर उस फीमेल के पास में फॉलिकल्स का जो नंबर होता है वो बहुत ज्यादा होता है, जिसका नंबर की कुछ लाख से लेकर के कुछ मिलियंस भी हो सकता है। मिलियंस ऑफ फॉलिकल्स प्रेजेंट हो सकते हैं एट द टाइम ऑफ बर्थ इन ईच ओवरी ऑफ अ ह्यूमन फीमेल। लेकिन जब हम बात करते हैं कि किसी भी फीमेल की प्यूबर्टी आ जाती है, प्यूबर्टी एज तक आते आते हर फीमेल के पास में हर एक ओवरी में कुछ 60,000 से लेकर के 80,000 ही फॉलिकल्स बचते हैं। तो ये 60,000 से 80,000 जो फॉलिकल्स बचते हैं ये भी धीरे धीरे कम होते जाएंगे विथ एज, इजंट इट। 14 साल की एज में हर ओवरी में 60,000 से 80,000 फॉलिकल्स प्रेजेंट हैं, और हम देख रहे थे कि बर्थ के समय पर इसका नंबर लैक्स से मिलियंस में था। यानी कि जब मैंने कहा कि किसी फीमेल की एज जो है 35 हो जाएगी, तब ये फॉलिकल्स का नंबर और रिड्यूस हो जाएगा, 40 हो जाएगी तब और रिड्यूस हो जाएगा, और 50 हो जाएगी तो और रिड्यूस हो जाएगा। इन टोटल 60,000 से 80,000 फॉलिकल्स में से केवल 450 से 500 ही फॉलिकल्स पार्टिसिपेट करते हैं मेंस्ट्रुअल साइकिल में एग बनाने के लिए, ठीक है। टोटल 450 से 500 ही फॉलिकल्स पार्टिसिपेट करते हैं मेंस्ट्रुअल साइकिल में एग बनाने के लिए। चलिए अब देखते हैं क्या होता है प्रोसेस। तो बर्थ के पहले की जब हम बात कर रहे थे, तो बच्चों बर्थ के पहले इस प्रकार से oogonia सेल्स प्रेजेंट थे, ठीक है। ये oogonia सेल्स जो है ये कुछ फ्लैट सेल्स से सराउंडेड थे, ठीक है। ये oogonia सेल्स जो है ये कुछ फ्लैट सेल्स से सराउंडेड थे, और इन फ्लैट सेल्स को हम लोग बोलते हैं फॉलिक्यूलर सेल, ठीक है। इन फ्लैट सेल्स को हम लोग बोलते हैं फॉलिक्यूलर सेल। तो ये oogonia और ये फ्लैट सेल्स मिल करके जो कलेक्टिव स्ट्रक्चर बन रहा है, जिसको आप लोग यहां पर देख पा रहे हैं बच्चों, इसे हम लोग बोलेंगे प्राइमोर्डियल फॉलिकल। प्राइमोर्डियल फॉलिकल। अब आप क्या देख पा रहे हैं? प्राइमोर्डियल फॉलिकल एक दिख रहा है, लेकिन आपको मैंने बताया कि बर्थ के समय पर कितने होते हैं, बहुत सारे फॉलिकल्स होते हैं। प्राइमोर्डियल फॉलिकल में आपको जो सेल दिख रहा है अंदर की तरफ, इस सेल का हमने नाम क्या बोला? oogonia। ये बर्थ के पहले तक oogonia था। बर्थ के पहले ही इस oogonia ने क्या किया? इस oogonia ने मियोसिस 1 में एंट्री ले ली, ठीक है। जैसे कि कुछ लोग नहीं होते हैं, बहुत जल्दी मूवी का थिएटर चालू होता है और कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कि थोड़ा लेट जाते हैं, पर कुछ लोग ऐसे होते हैं थिएटर खुला भी नहीं है, अभी स्क्रीन भी नहीं खुली और पहले ही जाके चेयर पे बैठ जाते हैं, फिर 25 मिनट तक एडवर्टाइजमेंट देखते हैं, उनका टाइम वेस्ट हो जाता है। वैसे ही oogonia सेल्स जो है इन्होंने क्या किया कि बहुत जल्दी की। किस चीज की जल्दी की? मियोसिस 1 में एंटर होने की जल्दी की। तो मियोसिस 1 में पहुंच तो गए, पर क्या इनके लिए मूवी चालू हो जाएगी? नहीं, इनको वहीं पर अरेस्टेड स्टेज में रहना पड़ जाएगा। तो oogonia सेल्स ने मियोसिस 1 में एंट्री तो ले ली बच्चों, लेकिन मियोसिस 1 में एंट्री लेने के बाद में ये स्टक हो गए, ठीक है, ये स्टक हो गए। ये बन तो गए प्राइमरी oocyte, पर ये प्राइमरी oocyte जो है ये स्टक होकर के प्रोफेज 1 में ही अरेस्टेड रह गया। प्रोफेज 1 में ही अरेस्टेड रह गया। किसकी बात हो रही है? प्राइमरी oocyte की। यानी कि मैं ऐसा बोल सकती हूं क्या कि बर्थ के पहले ही जितने भी oogonia प्रेजेंट थे ये बहुत जल्दी मचा रहे थे प्राइमरी oocyte बनने के लिए, और इन सब ने मियोसिस 1 की शुरुआत भी कर दी, और मियोसिस 1 के अंदर जाकर ये प्राइमरी oocyte बनने की कोशिश भी कर रहे थे। प्राइमरी oocyte जो है वो बन भी गया, लेकिन मियोसिस 1 कंप्लीट नहीं हुई। प्राइमरी oocyte बनकर ये सब के सब प्रोफेज 1 में अरेस्टेड हो गए। अभी ये सेल साइकिल का मियोसिस वाला पार्ट है जो शुरू हो गया पर खत्म नहीं हो पाया, अरेस्ट होके रह गया। इसके बाद क्या हुआ? इसके बाद में हमने बोला कि ये सारे के सारे सेल्स जो है ये
ये ओगोनिया वाले सेल्स जो है ये प्राइमरी oocyte कैरी करके ये सब के सब प्राइमरी oocyte में कन्वर्ट तो हो गए लेकिन अरेस्टेड रह गए। ठीक है, तो ये सेकंड स्टेज है, अरेस्टेड प्राइमरी oocyte आपको यहां पर नजर आ रहा है। मैं क्या बोलूंगी, ये कैसा है, ये अरेस्टेड है। किस में अरेस्टेड है, प्रोफेज 1 में अरेस्टेड है ऑफ मियोसिस 1। ओके, इसको सराउंड करने वाले सेल्स भी लेकिन फ्लैट से आपको थोड़े स्क्वायर शेप या क्यूबॉइडल टाइप नजर आ रहे हैं। ये है कुछ और नहीं, ये है तो आपके फॉलिकुलर सेल्स ही, पर अब इनका नाम हम लोग बोलने लगते हैं ग्रैन्युलोसा सेल्स। तो फ्लैट शेप के सेल्स से क्यूबॉइडल शेप के सेल्स बन गए हैं जिन्हें क्या बोलते हैं, ग्रैन्युलोसा सेल्स। सो दिस इज व्हाट हैज हैपेंड बच्चों, यहां पर ये बात समझ में आई। तो ये आपका क्या हो गया है, प्राइमोर्डियल फॉलिकल से आपको क्या नजर आने लग जाएगा, अभी प्राइमरी फॉलिकल। तो मैंने कहा था कि एट द टाइम ऑफ बर्थ फीमेल में मिलियंस में प्राइमरी फॉलिकल्स प्रेजेंट होते हैं और प्यूबर्टी तक आते आते इन प्राइमरी फॉलिकल्स का नंबर कितना हो जाता है, 60 से 80 हजार हो जाते हैं। ठीक है, अब प्यूबर्टी आई तो क्या हुआ कि लोग जल्दी जाके बैठ गए, लेकिन मूवी चालू नहीं हुई तो कई लोगों को लगा यार शो स्टार्ट ही नहीं होगा, तो वापस उठ के चले गए। दैट मीन्स उनकी फंक्शनैलिटी खत्म हो गई। वैसे ही 60 से 80 हजार इसलिए बचे हैं बच्चों क्योंकि उन मिलियंस में से, उन लैक्स में से कई सारे फॉलिकल्स जो है वो डीजेनरेट हो गए और डीजेनरेट होने की प्रोसेस को बोलते हैं फॉलिकुलर एट्रीशिया। यानी कि प्राइमरी फॉलिकल जो कि डीजेनरेट हो गया है, जो कि पार्टिसिपेट ही नहीं करने वाला है मेंस्ट्रुअल साइकिल में या oogenesis में आगे, उस प्रोसेस को हम बोलते हैं फॉलिकुलर एट्रीशिया, डीजेनरेशन ऑफ फॉलिकल्स। ठीक है, 60 से 80 हजार फॉलिकल्स प्रेजेंट है। कब प्रेजेंट है ये, एट द टाइम ऑफ प्यूबर्टी। ठीक है, प्यूबर्टी के समय पर 60 से 80 हजार फॉलिकल्स, प्राइमरी फॉलिकल्स प्रेजेंट है। अब प्यूबर्टी आई, अब प्यूबर्टी आई तब क्या हो गया कि हम बोलेंगे कि FSH और LH ये दो हार्मोन्स जो है इनका लेवल बढ़ा पहली बार के लिए फीमेल में। तो FSH और LH हार्मोन्स को बोलते हैं गोनाडोट्रोपिन्स। इनका लेवल जैसे ही बढ़ेगा वैसे ही अब ये जो अरेस्टेड स्टेज थी ये रिज्यूम हो जाएगी। दैट मीन्स मूवी चालू हो गई है। अब मूवी में एडवर्टीजमेंट्स वगैरह आने लगी है और मूवी आने लगी है, ऐसा मान के चलो। ठीक है, तब मूवी आने लगी। ये कब हुआ, प्यूबर्टी आने के बाद। ठीक है, मतलब राइट टाइम आने के बाद में ही मियोसिस 1 रिज्यूम होती है। मियोसिस 1 रिज्यूम हो गई तो क्या हुआ, प्राइमरी फॉलिकल से बना सेकेंडरी फॉलिकल। इस सेकेंडरी फॉलिकल का बनना कब पॉसिबल है बच्चों, जबकि हम बोलेंगे कि LH और FSH नाम के दो हार्मोन्स बढ़ने लगते हैं और ये होता है प्यूबर्टी आने के बाद ही। तो हम ऐसा बोलेंगे कि अब क्या हो गया है, रिज्यूम हो गई है मियोसिस 1, फिर प्रोफेज 1, फिर क्या आ जाएगा मेटाफेज 1, फिर एनाफेज 1, फिर टीलोफेज बना के मियोसिस 1 खत्म होगी। मियोसिस 1 के एंड पे दो रिजल्टेंट सेल्स बनने चाहिए। ठीक है, तो अभी यहाँ पर सेकेंडरी फॉलिकल और प्राइमरी फॉलिकल में डिफरेंस क्या है पहले ये देखते हैं। सेकेंडरी फॉलिकल और प्राइमरी फॉलिकल में डिफरेंस ये है कि सेकेंडरी फॉलिकल जो है यहाँ पर जो लेयर ऑफ ग्रैन्युलोसा सेल्स है ये कंपैरेटिवली ज्यादा हो गई है, यानी कि मोर देन 1 ग्रैन्युलोसा लेयर्स। फिर सेकेंडरी फॉलिकल से ग्रो होके बनता है टर्शरी फॉलिकल, और टर्शरी फॉलिकल जो आपको यहाँ पर दिख रहा है, इस टर्शरी फॉलिकल के काफी सारे कैरेक्टरिस्टिक्स इंपॉर्टेंट होते हैं जिन पे की क्वेश्चन बनते हैं। तो आप यहाँ कुछ पॉइंट्स ध्यान से देखेंगे। पहली बात तो यहाँ पर एक आपको हैप्लॉइड सेल दिख रहा है और एक हैप्लॉइड सेल ये भी दिख रहा है। ठीक है, तो दो सेल्स हो गए। मतलब मैं ऐसा बोल सकती हूँ क्या कि एट द स्टेज ऑफ टर्शरी फॉलिकल के स्टेज पर हम ये देख पा रहे हैं कि मियोसिस 1 कंप्लीट हो जाती है, मियोसिस 1 कंप्लीट हो जाती है और दो रिजल्टेंट सेल्स बन जाते हैं। एक सेल बनता है सेकेंडरी oocyte और एक सेल बनता है पोलर बॉडी नाम का एक सेल। ठीक है, जो कि छोटा साइज में होता है और फंक्शनल नहीं होता, यानी कि अनइक्वल डिवीजन हो गया है जहां पर कि दो सेल्स बन रहे हैं, एक सेल में ज्यादा साइटोप्लाज्म है, एक सेल ने सैक्रिफाइस कर दिया अपना सारा साइटोप्लाज्म उस दूसरे सेल को दे दिया जो कि आगे जाके एग सेल बनने वाला है, मेन एग सेल। ठीक है, और क्या दिख रहा है टर्शरी फॉलिकल में, टर्शरी फॉलिकल में आपको दिख रहा है एक फ्लूइड फिल्ड कैविटी अचानक से अपीयर हो गई है और इस फ्लूइड फिल्ड कैविटी को हम लोग बोलते हैं एंट्रम। इसी के अलावा पे आपको दिख रहा है दो लेयर्स बाहर की साइड पे बन गई हैं, एक इंटरनल लेयर दिख रही है ये वाली और एक एक्सटर्नल लेयर दिख रही है आप लोगों को ये वाली। इस इंटरनल लेयर को हम लोग बोलते हैं थीका इंटरना और एक्सटर्नल लेयर को हम लोग बोलते हैं थीका एक्सटर्ना। और बच्चों थीका इंटरना एक बहुत ही वैस्कुलर लेयर है, इसलिए मैंने रेड में बनाया, इसमें ब्लड सप्लाई बहुत ज्यादा होता है
और जो थीका एक्सटर्ना है एक फाइब्रस लेयर है और जो कि प्रोटेक्टिव नेचर की होती है। ये टर्शरी फॉलिकल की बात हुई, यानी कि हम ऐसा बोल सकते हैं एट द लेवल ऑफ टर्शरी फॉलिकल द मियोसिस 1 विल बी कंप्लीटेड रिजल्टिंग इन फॉर्मेशन ऑफ 1 पोलर बॉडी एंड 1 सेकेंडरी oocyte। अब क्या हुआ, सेकेंडरी oocyte बन गया। अब ओवरी से रप्चर होके बाहर जाएगा तभी फैलोपियन ट्यूब कैच कर पाएगी उसको, और फिर फैलोपियन ट्यूब से पहुंचेगा वो साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन तक, ताकि पॉसिबिलिटी ऐसा बन सकती है कि उस समय पे स्पर्म्स वहां पर प्रेजेंट हो और जाइगोट बन जाए। हमेशा ऐसा जरूरी नहीं है, ठीक है। तो यहां पर ये बात समझ में आई कि इस समय पर सेकेंडरी oocyte बन चुका है, पर लिबरेट कब होगा, टर्शरी फॉलिकल जो है वो और मैच्योर होगा, थोड़ा सा और मैच्योर होगा थोड़ा सा। कैसे मैच्योर हो रहा है, तो आप देख पा रहे हैं कि इस टर्शरी फॉलिकल जो है बच्चों, इसके अंदर जो ये फ्लूइड फिल्ड कैविटी हमने बनाई थी, सॉरी इसमें पिंक हो गया है गलती से, फ्लूइड फिल्ड कैविटी जो हमने बनाई थी, ये फ्लूइड फिल्ड कैविटी कुछ ज्यादा ही बड़ी होती जा रही है। क्या आप देख पा रहे हैं, ये फ्लूइड फिल्ड कैविटी कुछ ज्यादा ही बड़ी हो गई है, बहुत ज्यादा बड़ी हो गई है। और आपका जो एग सेल है उसके साथ में जो पोलर बॉडी प्रेजेंट है, यानी कि सेकेंडरी oocyte और पोलर बॉडी के आसपास में एक लेयर बन चुकी है, और उस लेयर को हम लोग बोलते हैं एक नॉन सेल्यूलर लेयर। कैसी लेयर है ये, नॉन सेल्यूलर लेयर, जिसका नाम होता है जोना पेल्यूसिडा, ठीक है। तो एक नॉन सेल्यूलर जोना पेल्यूसिडा लेयर बन गई है। बाकी काफी चीजें सेम है, लेकिन आप ये देख पा रहे हैं कि ये सेल जो है अबाउट टू रिलीज है, तो एक्चुअली में कितना पोर्शन रिलीज होगा उसको अपन एक पिंक पर्पल कलर से कर देते हैं बच्चों। मैं तुमको मार्क करके दे रही हूँ कहां से कहां तक का पोर्शन लिबरेट होगा। देखो ये पूरा हिस्सा टूट के ना निकल जाएगा बाहर, इतना इतना पूरा हिस्सा टूट के बाहर निकल जाएगा। इसको हम बोलेंगे ओव्यूलेशन। ओव्यूलेशन की प्रोसेस में एग सेल, सेकेंडरी oocyte और उसके सराउंडिंग काफी सारे लेयर्स टूट के बाहर निकल जाती हैं। तब अगर किसी फॉलिकुलर स्ट्रक्चर में तोड़ फोड़ हो रही है जहां पर बहुत सारा ब्लड सप्लाई था, तो डेफिनेट सी बात है वहां पर क्या होगा, वहां पर ब्लड लीक हो जाएगा। तो जो ये रिजल्टेंट स्ट्रक्चर बचेगा एग सेल के रिलीज होने के बाद में, जो रिजल्टेंट स्ट्रक्चर बचेगा, यहाँ पे काफी सारे खून इकट्ठा हो गया, इस स्ट्रक्चर को हम लोग बोलते हैं कॉर्पस हीमोराजिकम। और कॉर्पस हीमोराजिकम हील होने के बाद में बनता है फिर कॉर्पस ल्यूटियम। कॉर्पस ल्यूटियम एक ऐसा स्ट्रक्चर है बच्चों जहां पर काफी सारा प्रोजेस्टेरॉन और एस्ट्रोजन हार्मोन बनाते हैं फॉलिकुलर सेल्स, ताकि बाय एनी चांस अगर वो जाइगोट बन जाता है सेकेंडरी oocyte और स्पर्म मिक्स होकर के, तो उस जाइगोट का एम्ब्रियो फॉर्म होने के बाद उस एम्ब्रियो को इम्प्लांट करना पड़ेगा एंडोमेट्रियल लाइनिंग में, और उस इम्प्लांटेशन के लिए एंडोमेट्रियल लाइनिंग थिक होनी जरूरी है। तो थिकनेस कॉज करवाएगा प्रोजेस्टेरॉन और एस्ट्रोजन नाम का हार्मोन जो कि कॉर्पस ल्यूटियम से बनता है। पर मान लो कि ऐसा नहीं हुआ, फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ, ठीक है, और वो सेकेंडरी oocyte जो है वो खत्म हो जाता है, तब क्या होगा, तब वो एंडोमेट्रियम को थिक मेंटेन करने की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, इसलिए कॉर्पस ल्यूटियम का साइज थोड़ा छोटा होते जाता है और हम बोलते हैं इसको रिग्रेसिंग, मतलब कि छोटे साइज का होते जा रहा है कौन, कॉर्पस ल्यूटियम। फिर धीरे धीरे इतना छोटा हो जाता है ये कि इसमें सिर्फ फाइब्रस पोर्शन बाकी रह जाता है, और इसको अब हम लोग बोलते हैं कॉर्पस एल्बिकन्स। मैं यहां लिख दे रही हूं उसको कॉर्पस एल्बिकन्स, ठीक है। एल्बिकन वर्ड का मतलब होता है व्हाइट, ल्यूटियल वर्ड का मतलब होता है येलो, तो इसलिए कॉर्पस ल्यूटियम थोड़ा येलो येलो दिखता है, कॉर्पस एल्बिकन्स थोड़ा व्हाइट व्हाइट दिखता है। सो दिस इज ऑल अबाउट दी कंप्लीट oogenesis प्रोसेस, जिसको मैं बहुत क्विकली समझाने की ट्राई कर रही थी। ये इतना ही फास्ट हो सकती है बच्चों, ठीक है। सो आई रियली होप दैट दिस इज वेरी हेल्पफुल सेशन फॉर ऑल ऑफ यू। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस, एंड प्लीज डू टेल मी इन द कमेंट सेक्शन कि आपको एनसीईआरटी बेस्ड ये पोर्शन ठीक से समझ में आया है कि नहीं। थैंक यू।